ओके सर, तो ये फॉर्मूले को समझते हैं। ये फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास अर्थ है और ये जो अर्थ है उसका मास m है और ये मेरे पास मास छोटा m है और मैं अगर ये फ्रॉम इंफिनिटी ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए अर्थ यहां से ये मास m है, तो ये अगर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपको वर्टिकल दिखा रहा हूँ और ये जो दिखा रहा हूँ ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा g है ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, जो छोटा m है वो मास ऑफ बॉडी है, ये मास ऑफ अर्थ है। xi जो है वो मेरी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। xf जो है वो मेरी फाइनल पोजीशन है। ये मेरा xi है, ये मेरा xf है। आप इसको ऐसे भी देखिए, दोनों तरह समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको ऐसे भी देखिए और ऐसे भी देखिए। क्यों क्यों आप हॉरिजॉन्टली इसको देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ क्यों। और यहाँ पर कहीं आपका xi होगा और यहाँ पर कहीं आपका xf होगा। और आगे यहाँ तक बात समझ आए? हाँ सर। अब ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ और आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है। ये फॉर्मूला ये बोल रहा है सर कि यहाँ पर ये बॉल पड़ी थी, यहाँ पर ये बॉल थी, आपने इस बॉल को उठा के यहाँ पर रख दिया। लेट अस अज्यूम ये जो डिस्टेंस था वो 1 मीटर था और ये जो डिस्टेंस था ये 2 मीटर था। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। और आए जी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ये तो सिंपल है यार कि मैंने एक बॉल उठाई 1 मीटर से, मैंने एक बॉल उठाई 1 मीटर से, उसको मैंने 2 मीटर पे रख दिया। वो तो फॉर्मूला तो आपने पहले भी किया हुआ है, फॉर्मूला तो आपने पहले भी किया हुआ है। अफकोर्स पहले जब ये आपने फॉर्मूला किया था तो ये सिंपल नजर आता था, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। और आज फॉर्मूला बोलिए दोबारा। सर G M कैपिटल स्मॉल कैपिटल M स्मॉल 1 अपॉन xi माइनस 1 अपॉन xf। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यही जो फॉर्मूला है ये आपने पहले भी किया हुआ है। कैसे आपने पहले किया हुआ है? अगर आपको याद होगा 10th क्लास में इस फॉर्मूले को आपने ऐसे देखा था कि यहाँ पर इफ मास ऑफ द बॉडी इज m, g इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी इतनी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी इतनी। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा बाय एक्सटर्नल बॉडी, बाय एक्सटर्नल बॉडी, that will be equal to increase in potential energy is equal to mg2 minus mg1। yes sir, no sir? और आगे कोई डाउट है? नहीं सर। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा, यहां से मैं अगर निकालता हूं तो मास ऑफ द बॉडी g और 2 minus 1 1, तो ये जो है दिस वुड बी द increase in potential energy of mass and same would be equal to work done by external force। चिराग जी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी एम एम अपॉन 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय 2। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाला जो है, ये जो फिगर है और ये जो फिगर है ये सेम है। ये कैसे सेम हो सकती है?
सर क्योंकि जो हम एनर्जी डालते हैं वो जाके ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है हम्म एज पोटेंशियल एनर्जी। हम्म बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ सर वही। नहीं बट आपको ये दोनों फॉर्मूले सेम नजर आ रहे हैं? नहीं सेम थोड़ी नजर आ रहे हैं मिस्टर अब्बास। अब्बास तो डिस्कनेक्ट हो गया। हुसैन जी, सर GM/2 का सर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर होता है। हाँ हाँ हाँ। तो मिस्टर अब्बास कुछ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपके पास एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू mg, और दूसरा फॉर्मूला न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो था Gmm/r²। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, m और m को कंपेयर करोगे, तो g जो है वो आपकी किसके इक्वल आएगी? Gmm/r²। यस सर, नो सर? हाँ और यस सर। हाँ सर। ये जो g है अगर आप यहाँ डालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? Gm/r²। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। बट अभी भी क्या ये मैच किए, ये और ये? नहीं क्यों नहीं कर रहे? सर क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है और और r² नहीं है। तो फिर क्या करें? बोलिए। यार ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? हाँ तो सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए लेकिन और क्यों नहीं है? सर क्योंकि इस वाले में दिस कंपेयर टू दिस है तो आर आर एक दूसरे से माइनस। हम्म सर ये दूसरे फॉर्मूला में दिस हाइट कंपेयर टू दिस हाइट है तो दोनों आर कैंसिल हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर ऐसा कीजिए, ये जो था ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए था, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए था और ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी था। अब यहाँ जो आपने mgh लिखा था उसमें ये जो g है उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज कर लीजिए। ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है Gmm1²1। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट बी के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर लीजिए? हुसैन जी बोलिए। Gm/2² into 2। नहीं समझ में आ रहा? समझा। तो ये क्या हो जाएगा? Gmm, GM नीचे वाला क्या हो जाएगा? और GM/4 Gmm/2। नहीं अब by 2 by 2। तो डेल्टा पीई क्या हो जाएगा? Gmm/2। यस सर, नो सर? हाँ यस सर। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर सर। है। अभी यकीन हो गया? हाँ बट मिस्टर हुसैन फिर बात ये चलती है कि फिर ये इतना बड़ा, ये जो भूत का बच्चा है, इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत क्या है? राज जी आप बताइए। सर क्योंकि हमेशा हमें दो वैल्यू ए और बी नहीं मिलेगा सर, एक पॉइंट मिल सकता है। हुसैन जी आप बताइए। सर हम लोग मतलब उनके बीच का वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए खाली अब्बास जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अलग होगा। अब्बास जी, इतने बड़े भूत के बच्चे की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी रिक्वायर दिस? इतना बड़े फॉर्मूले की जरूरत कुछ ही काम चला रहे
जबकि आंसर तो सेम ही है। So to prove that work done by exterior of the same as the potential energy, delta potential energy. फालतू की बातें सर। देखिए बात समझिए। हमारा जो फॉर्मूला हमने पहले भी किया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 होगी, और यहाँ पर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh2 होगी। ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, और इनमें जो डिफरेंस होगा mgh2 minus h1, that will be work done in moving an object from h1 to h2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। Nice, sir. ये हमने जो 10th में फॉर्मूला किया था, वो 10th का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था और ये आज भी लग रहा है। बट अभी इशू क्या हो गया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर में, वैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर इसी चीज पे लगाए हैं। सिचुएशन क्या है कि अगर आपने रॉकेट लॉन्च करना है यहाँ से, और ये जो अब ये वाली जो स्पेस, ये वाला जो है, ये है, लेट अस अज्यूम कि आप 24,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ खड़े हो। अब आज ही नहीं आ रहा है, समझा सर। या 35,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ खड़े हो। जब इतने ज्यादा डिस्टेंस पे आप जाओगे, तो आपकी जो फोर्स है, क्या वो फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 24,000 जो फोर्स है, क्या वो कांस्टेंट रहेगी? नहीं सर। वेरिएबल फोर्स होगी ना। मुझे जी डाउट है? वेरी होगी मतलब। वेरिएबल फोर्स होगी। हाँ थ्रू आउट दिस जर्नी आपको ये पता है कि मेरी जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे वेरी हो रहा है। और अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर अगर दोबारा से देखोगे तो बार बार हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो वर्क एक्सटर्नल हमने निकाला था, जिसमें हमने इंटीग्रेशन यूज की थी, वो वेरिएबल फोर्स, बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल, उसको यूज करके हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था। अब आज समझा। और अभी तक लास्ट 15 मिनट में मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बताऊं ना बताऊं इट डजंट मैटर, बट फिर भी आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटली यही फॉर्मूला है। यस सर, नो सर? हाँ यस सर। और मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लास्ट लेक्चर में हम बार बार बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जब भी एक्सटर्नल वर्क होगा सिस्टम पे, सो दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। हमने यू लिखा था इसको, दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यार बात समझ आई कि नहीं? हाँ समझा। हाँ। ये 2-3 लास्ट लेक्चर्स में हम बार बार यही बातें करते रहे। हमने ये बात भी डिटेल में की थी कि हेलो सर, सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। जो एक्सटर्नल वर्क है और जो इंटरनल वर्क है, उनमें जो डिफरेंस आ जाता है वो एक नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। अगर डाउट है तो पुराने लेक्चर फिर से देखिए, क्योंकि अब मैं दोबारा फिर इसको डिटेल में नहीं जा रहा। मेरी बात समझ आ गई? हुसैन जी, बात समझ आ रही है? हाँ सर। ये तो हिंदी में आपको बिल्कुल बेसिक चीज, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में भी समझ आता है कि अगर कोई एक्सटर्नल बॉडी काम कर रही है, दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमने काफी डिटेल में अलग अलग सिस्टम्स के लिए हमने किया था। हमने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया था यूजिंग एक्सटर्नल वर्क, तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई थी। हमने क्या किया था, हमने एक फिल्म ली थी, अगर आपको याद हो, हमने एक फिल्म ली थी। हाँ सर, हाँ। बबल वाले ना। हाँ, फिल्म मतलब वो जो बबल था यहाँ पर,
सोप बबल था, इसको हमने यहाँ से एक्सपैंड किया था। जब यहाँ से एक्सपैंड किया था तो वी अंडरस्टूड कि हम इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब हम यहाँ तक इसको एक्सपैंड कर देते हैं, वी हैव इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और अगर आपको वो बबल वाला एग्जांपल याद होगा, ऐसी हमारे पास एक फिल्म थी, ऐसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, ये वायर मैश थी हमारे पास ऐसे, इस पे ये यहाँ पर फिल्म लगी हुई थी। और अगर आपको याद होगा, उसमें आपको ये बताने की कोशिश, उस टाइम भी हम यही बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इस फिल्म की इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन पे आपने एक्सटर्नल वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क करके आपने इस फिल्म को यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया। तो जितना भी वर्क डन हुआ वो सारा का सारा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। नहीं सर। जैसे ही आपने इस थ्रेड को, जैसे ही आपने थ्रेड को छोड़ा था, तो ये पीछे की तरफ भागी थी। मिस्टर ओरायन याद है? हाँ सर। ये भागी थी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ। दिस, और उस लेक्चर में हम बार बार ये बात कर रहे थे, दिस इज द सेम लाइक सेइंग कि इस स्प्रिंग पे मैं एक्सटर्नल वर्क करके इस स्प्रिंग को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, यहाँ तक एक्सपैंड कर देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। उसके बाद मैं जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो ये स्प्रिंग पीछे की तरफ भागता है। यस सर, नो सर? हुसैन जी, यस सर। हुसैन जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये स्प्रिंग वापस क्यों भागता है, व्हाई डज इट रन बैक, इसका आंसर क्या होगा? व्हाई डज? सर क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। शाबाश। व्हाई डज स्प्रिंग रन बैक? व्हाई डज स्प्रिंग रन बैक? या व्हाई डज, ये जो सरफेस फिल्म है, सोप बबल बोल देते हैं यार इसको, कंफ्यूज ना करें। व्हाई डज सोप बबल रन बैक? और यहाँ तक बात एक्चुअली यहाँ तक नहीं खत्म होती, बात तो ये भी खत्म होती है, बात तो ये भी है कि अगर आपने ये बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, ये सारी 10th की बातें हैं, ये जो मैं अभी एग्जांपल कर रहा हूँ ये 10th में आपने इसके न्यूमेरिकल भी किया सर। तो जब मैं आपको ये, सॉरी, जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक्सटर्नल वर्क करके वर्क एक्सटर्नल करके आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी, यहाँ आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स थी, आपका जो हाथ है उसको पीछे कर दिया। तो द क्वेश्चन इज मिस्टर ओरायन, ये जो बॉल है ये फिर वापस क्यों भागती है, इस साइड क्यों भागती है? सर वो ग्रेविटी की वजह से। वो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना अर्थ की, हाँ सर, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो उसको वापस बुलाती है कि आओ बेटा वापस कर आ जाओ। और यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल्स किए थे, ये एक्सटर्नल वर्क करके आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी mgh, और जब इसको छोड़ा तो आपने न्यूमेरिकल्स किए थे कि यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मिस्टर ओरायन याद है, नहीं याद है? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। फिर आज यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला निकालूं, अगर मुझे ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाऊं? सर हाफ mv², नहीं वेलोसिटी। मिस्टर अब्बास, हुसैन जी, और हुसैन जी, हुसैन प्रिया जी, मिस्टर रुद्र। सर v = u + at लगा। हाँ, शाबाश शाबाश बेटा, फिजिक्स को मतलब इतना परिधान करो, फिजिक्स भाग जाए आपकी, अलमीरा से निकल के बाहर भाग जाए। रुद्र जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए? यार क्वेश्चन नहीं समझ आएगा? हेलो? सर मतलब जब भी ऊपर से नीचे आता है तभी फाइनल वेलोसिटी। हाँ, ये
आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल वर्क आपने लगाया, एक्सटर्नल वर्क लाके आपने इसको mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी, वेयर दिस इज हाइट h। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जाके अपना आपने अपना जो हाथ है वो पीछे कर दिया, तो बॉल नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और मैं आपसे ये कि ये बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सर mgh। mgh ही होगा। तो फॉर्मूला क्या निकालो, वही तो कह रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँ? हाउ डू आई कैलकुलेट v, ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर mgh ही होगा ना? हाँ? होगा, आई एग्री, बट मुझे वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए क्या करूँ? क्या फॉर्मूला? Sir, acceleration due to gravity into time. और सर half mv square। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। चिराग जी आपने ठीक बड़ा mgh is equal to half mv square। हाँ सर। नहीं समझ में आया? हाँ समझ रहे हो? हुसैन जी नहीं समझ आया? सर हाँ समझा। अरे दादा कोई Okay, sir. हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, ये सारे 10th के न्यूमेरिकल है कि बॉल उठाई आपने, बॉल उठा के आपने यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी, बॉल का साइज तो इंक्रीज हो गया, यहाँ रख दी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ऊपर लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? एक्सटर्नल वर्क लेके जा रहा है। वो हाँ क्या कर रहा है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। यस सर, नो सर? Yes, sir. और सिस्टम अगर मतलब यस जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो उसको छोड़ दे मतलब जैसे अगर आप अपना हाथ जो है वो उसको पीछे कर दो, हाथ को पीछे कर दो, तो बॉल वापस गिरेगी। जब वापस बॉल गिरेगी तो होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यस सर, नो सर? Yes, sir. ये तो हमने 10th में 9th में बहुत फॉर्मूले किए हैं, बहुत मेथड्स किए हैं यार। हाँ सर। और जी आप, हमने तो ये भी किया है कि बीच में अगर आप देखोगे तब इसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, और जी बोलिए, समझ mgh रहे हो, sir. जी h हाफ एम जी प्लस v हाफ square। mv स्क्वायर। ये तो बेसिक करके पढ़ने हैं यार, ये बात तो करेंगे। हाँ सर। हुसैन कोई डाउट है क्या? नहीं अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो सारी की सारी पुरानी बातें हैं। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ एक डिफरेंस ये आ गया है कि ये एक बड़ा सा यहाँ पर नोट लगा दिया गया। इस फॉर्मूले का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप यहाँ अर्थ के आसपास ही खेल रहे हो तब तो एच जो है वो स्मॉल होता है, इसलिए mgh चल जाता है। बट जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते हो, लेट अस अज्यूम आप पूरा एक ट्रैक करना चाहते हो, 24,000 किलोमीटर, तो उसकी डेरिवेशन के लिए व्हेन देयर इज अ वेरिएबल फोर्स, उसकी डेरिवेशन के लिए हमने लास्ट टाइम कैलकुलस यूज करके ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। अब बाजी कोई डाउट है क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, आपको कोई डाउट है? नहीं सर। डाउट है? नहीं ये सारी पुरानी बातें हैं, और कोई नई बात तो नहीं है। नहीं सर। हाँ, एक चीज हमने जो नई की है वो ये, हमने उसका जो देखने का जो एंगल है उसको थोड़ा सा हमने सोफिस्टिकेटेड कर दिया। अब हम उसको थोड़े सोफिस्टिकेटेड एंगल से देख रहे हैं, और सोफिस्टिकेटेड एंगल जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि पहले हमने इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया कि एक्सटर्नल फोर्स goes to increase the potential energy of the system. The potential energy of the system is stored, this potential energy जो सिस्टम है उसके पास है, and it can get converted into kinetic energy. Yes sir, no sir? यस सर। ये सब जब मिस्टर चिराग हम कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी assumption हम कर रहे हैं मिस्टर चिराग जी, क्या assumption है यहाँ पर? सर के ये फोर्स वेरी नहीं कर रहा. सर assumption ये है कि only conservative forces are at play. Conservative forces. हुसैन जी नहीं समझ रहा है? हाँ सर समझ गया। मतलब सर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, वही ना सर? Absolutely. Non-conservative forces क्या मतलब?
ड्रैग, फ्रिक्शन, friction, ये सब काम air resistance. कर रहा। तो ये अगर आपने बॉल यहाँ पर आके गिरी होती, यहाँ पर गिरी होती, और लेट अस अज्यूम कि आप ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, चलिए लेट अस अज्यूम, हम ये ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बॉल गिरी, ये जो बॉल गिरी, ये आपने स्विमिंग पूल में गिरी, तो ऑल ऑफ दिस इज वाटर। मेरी बात समझ आ रही Yes, sir. है? हाँ सर। दिस वाज वाटर। तो आपकी तो जो वाटर की जो विस्कोसिटी है वो इस इक्वेशन को फेल कर देगी। यस सर, नो सर? Yes, sir. हाँ क्योंकि अब जो वो पोटेंशियल एनर्जी है यार, यस सर। वो सारी की सारी हाफ एम वी स्क्वायर पे थोड़ी जा रही है। वो तो आसपास अब हीट लॉसेस होने शुरू हो गए, या जो भी लॉसेस हैं वो लॉसेस होने शुरू हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो विस्कोसिटी है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये जो बढ़िया नीट एंड क्लीन आप काम कर रहे हो, ये जो नीट एंड क्लीन काम कर रहे हो, इसमें वन ऑफ द बिग assumption that you are making is कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो दे आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन इट। ब्रायन जी, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, और ओके, एक और यार बड़ा सिंपल सा फंडा देख लीजिए, वो भी बीच बीच में आपको कंफ्यूज करेगा, बट अगर ये सब चीजें समझनी अगर आप 10th क्लास के बातें करो तो इजी हो जाती है। 11th 12th की बातें करो तो थोड़ा सा परेशानी शुरू हो जाती है। और कैसे 10th की बातें करके चीजें इजी हो जाती है वो भी देख लीजिए। तो मैं, सारे समझदार बच्चे बैठे हो आप, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि ओके, लेट अस अज्यूम ये जो है ये हाइट h1 है और ये जो हाइट है ये हाइट h2 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मिस्टर ओरायन, मेरे पास एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है? बॉल, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर ओरायन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर mgh। अरे हाइट तो h1 है ना, तो क्या लिखूं? mgh1। यहाँ पर कितनी होगी? mgh1। यहाँ पर कितनी होगी? mgh1। हुसैन जी यहाँ पर कितनी होगी? mgh1। मेरी बात समझ आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अब इसको आपकी बुक में लिखा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नहीं समझ में आया? समझा सर। रायन जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? कि सर मतलब वो जो सरफेस रहेगा उस पे कोई भी पॉइंट पे जो मास रहेगा उसका पोटेंशियल से इक्वली रहेगा। मेरी बात समझ आई? हाँ समझा समझा। ये थोड़ी सी मेरी बात समझिए। देयर आर टू सेपरेट टर्म्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब ऐसे मान लीजिए पोटेंशियल जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ यार यहाँ पे किसी को डाउट है? तो मुझे ये पार्ट नहीं समझा, वो पोटेंशियल इज सर इक्वल मुझे भी नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर ये लास्ट पार्ट पोटेंशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। हाँ सही है। देख लीजिए, पोटेंशियल डेफिनेशन है ये। अब ये जो पोटेंशियल है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, और ये आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे तो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करोगे, ये स्पेलिंग देख लेना यार,
तो भी ये आता है। तो इसकी जो रफ डेफिनेशन है दैट ये आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और इसको भी मैं यहाँ बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। कोई बोलना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पर नीचे क्या आएगा? चार्ज होगा सर ना। नहीं समझ में आया। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मास है m1 g h1 हाइट पे, और मेरे पास दूसरा मास है m2 सेम हाइट h1 पे, फिर मेरे पास एक तीसरा मास है m3 सेम हाइट h1 पे। क्या इन तीनों की एट हाइट h1 पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल सर एनर्जी से डिफरेंट होगा। मैं रिपीट करता हूँ। डिफरेंट होगा सर। जी सर। तो पोटेंशियल नहीं, For पोटेंशियल for three masses, is the potential अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। इज द पोटेंशियल सेम एट हाइट h? मेरे पास तीन मासेस हैं m1 m2 m3। इसी फोटोग्राफ से समझ लेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। यहां मैं रखता हूं इसको m1 g h1, यहां रखता हूं मैं m2 g h2, और यहां रखता हूं मैं m3 g h2 नहीं लिखना चाहिए यार, h1। यार बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्या कंफ्यूज हाँ हो? सर। ये तो सही नहीं है ना? हाँ हाँ। सर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब देखिए ये फोटो में थोड़ा क्लियरली समझ आता है। ये तीनों मासेस का पोटेंशियल सेम होगा क्या? हाँ सर, सेम होगा। जी h1 जी h1 जी h1। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा। यार एक नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस की है कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक नया फिजिक्स की टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है। इसकी रफ डेफिनेशन हमने दे दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। नहीं समझ में आया? समझा। 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 और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि at a certain height h1 potential at all the points of this sphere, ये बेसिकली स्फीयर होगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई। दिस वुड एक्चुअली बी अ स्फीयर। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं किसी सर। उसी तरह मैं अगर आपको बोलूं कि at this height h2 the potential is the same, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। हाइट h2 पे भी जो पोटेंशियल होगा ये मेरा हाइट h2 होगा, ये मेरा हाइट h2 है, ये मेरा हाइट h2 है, ये मेरा हाइट h2 है। basically it is a way of saying that potential energy per unit mass would be same। राजी को डाउट है? नहीं सर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को आपने डिफाइन कर दिया एज पोटेंशियल। मिस्टर रॉयन को डाउट है? नहीं सर। तो आपने क्या बोला था यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done, change in potential is equal to work done by external body। यही बोला था आपने?
work by external body is equal to change in potential energy। हमारे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है जो ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं वो इक्वल है mgh के। और अब हमने एक नया वर्ड डिफाइन किया है पोटेंशियल एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एंड आई कैन राइट दिस एज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास mgh है। इसको मैं अगर मास से डिवाइड करता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाता है, gh के। सर यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं है सर? सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि वर्क डन, तो जरा ध्यान से देखिए, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम h1 to h2 is equal to m into potential at h2 minus potential at h1। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, h2 is greater than h1। हुसैन जी कोई डाउट है क्या? नहीं। ये अर्थ है, ये धरती माता से आपने क्या किया, h1 से h2 पे आपने एक बॉडी को रेज कर दिया। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम हाइट h1 to h2, ये बॉल को यहां से लेके यहां तक उठाने में कितना काम करना पड़ेगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू पोटेंशियल एट h2 माइनस पोटेंशियल एट h1। सर अगर यहाँ ये जो हाइट h2 है, यहाँ पर अगर जो पोटेंशियल है वो ph2 है और यहाँ पर अगर पोटेंशियल ph1 है तो वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एट हाइट h2 एंड पोटेंशियल एट हाइट h1। और क्योंकि हमें बेसिक 10th क्लास की फिजिक्स से समझ आता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, पॉजिटिव वर्क ही करने वाले हैं। यस सर, नो सर, समझ नहीं आया सर? समझा सर। डज दिस ऑल्सो मीन, और हुसैन जी अगर आप सोए नहीं है तो ये बताइए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ मिस्टर हुसैन, तो मैं कितना काम करूँ? सेम काम। तो मतलब आप मतलब बोल रहे हो कि pH1 के पॉइंट से लेके वो पॉइंट तक क्या? हाँ, ये पॉइंट से चलिए, मैं इनका नाम FD होगा सर ना वो। अगर ये देखिए, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अगर मैं x से y मूव करता हूँ तो कितना काम होगा? सर जितना काम हमने pH1 से लेकर pH2 में लाने में किया उतना। यहाँ देख लीजिए, अगर मैं C से D मूव करता हूँ तो कितना काम करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को देखिए। आपका जो दिमाग कह रहा है वो मत सुनिए, जो ये इक्वेशन कह रही है वो सुनिए। ये इक्वेशन कुछ कह रही है आपको, बट आपका दिमाग कह रहा है पागल है। सो ये mgh होएगा। सॉरी, तो ये mgh होएगा क्योंकि सेम हाइट में कर रहे हैं ना, ये सेम ही हाइट पे मूव कर रहे हैं ना। चलिए 50% तो ठीक हो गया, 100% ठीक करिए।
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये इक्वेशन क्या बोल रही है उसको सुनिए, जो दिमाग कह रहा है उसको मत सुनिए, वो आपका दिमाग गलत कह रहा है आपको। ये इक्वेशन क्या कह रही है? तो ये इक्वेशन बोल रहे कि ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग को H2 के हाइट पोटेंशियल एनर्जी को H1 से पोटेंशियल एनर्जी को ये जो माइनस इक्वेशन है मैं वहां लिखता हूँ, तू समझ आएगा। m p h2 माइनस p h1 कितना काम करना पड़ता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोटेंशियल दिस टू पोटेंशियल दिस। अब इसको देखिए, इक्वेशन को देखिए और मुझे ये बताइए कि अगर मैं C से D मूव करता हूं मिस्टर चिराग, तो मैं कितना काम करूंगा? सर चिराग नहीं है। चिराग नहीं है। हुसैन जी एक बार फिर से ट्राई कीजिए। सर 0 मतलब मास। जी सर, 0 है या मास है? सर 0। पक्का? हाँ सर 0 क्योंकि मास इंटू 0। अब बाजी नहीं समझ आया। समझा सर, समझा। बाजी 50% आपने ठीक बोल दिया और आगे नहीं समझ आया। समझा सर। ये क्या समझा? आप तो ठीक बोल रहे थे कि जो वर्क है वो तो FDX है, तो डिस्टेंस तो मूव हुआ है, तो वर्क 0, हाँ सर, तो 0 क्यों होगा? क्योंकि सर cos थीटा 0 है। cos थीटा 0 है तो cos 0 तो 1 होता है। हाँ सर, एक सेकंड सर। हुसैन जी हाँ सर। आपको प्रॉब्लम समझ आई? सर समझा मुझे। प्रॉब्लम क्या है? सर डिस्कस क्या हो रहा है अभी? सेम ही है डिस्टेंस, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके H1 तक। नहीं, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हमारी कि प्रॉब्लम अगर हम लोग C से D लेके जाएंगे तो क्या होगा, मतलब नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको बोल रहा है कि सर अगर आप C से D लेके जाओगे, C से D लेके जाओगे तो वर्क है वो 0 हो जाएगा। आपका ये हाँ सर। वाला फॉर्मूला तो ये बोल रहा है। बट हाँ मिस्टर ओरायन ये कह रहे हैं कि सर आपने तो ये भी बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। यहाँ डिस्टेंस मूव तो हो रहा है और cos 0 जो है वो 1 होता है। हाँ ये डेफिनेशन तो बोल रही है कि देयर शुड बी सम फाइनाइट वर्क व्हिच शुड बी डन। हाँ हाँ। वो 0 क्यों हो रहा है? ये और ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ओरायन का ये सर क्योंकि इसमें हाइट जो है कुछ है इसमें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला H1 हाइट है ही नहीं इसमें, सेम हाइट में वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए 0 हो रहा है। ओरायन जी आपको क्या लगता है? तो जो FDX वाला फॉर्मूला है वो एक प्लेन में है और ये मतलब हाइट के हिसाब से है, तो वेरिएबल है, मतलब हाइट स्पेसिफिक नहीं है। हाँ सर। नहीं सर, आप कीजिए ना, आप तो कैलकुलस आपने इतनी अच्छी तरह की है, आप ऐसा कीजिए, इतनी जबरदस्त आपने मेरे साथ कैलकुलस की है, आप जो dx है वो बहुत बहुत छोटा ले लीजिए, बहुत छोटा ले लीजिए, वेरी वेरी स्मॉल। dx इज सो स्मॉल, dx इज सो स्मॉल दैट फोर्स इज कांस्टेंट। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। हाँ सर। तो इफ dx इज सो स्मॉल, इफ dx इज सो स्मॉल दैट फोर्स इज कांस्टेंट, फिर तो ये फॉर्मूला लग सकता है ना, w इज इक्वल टू fdx, जो आपने लगाया भी है। हाँ हाँ सर। हाँ dx इज वेरी वेरी स्मॉल। जब dx वेरी स्मॉल होता है
तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज dx इतना छोटा है। बट फिर भी यही यहां तो वर्क फाइनाइट दिख रहा है और यहां दिख रहा है 0, ऐसा क्यों? ये है सर, ये फिजिक्स में इसको ये बीच बीच में वर्ड यूज करते हैं, आपके प्रोफेसर करेंगे, वीडियो यूट्यूब वाले करते हैं, काउंटर इंट्यूटिव, काउंटर इंट्यूटिव। थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करें और खुद ही डिस्कवर करें, ये वर्क, ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो? ये फोर्स किस, सर हम लोग बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस साइड पॉइंट करेगी? सर नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट साइड। आपका जो मूवमेंट हो रही है वो किस साइड हो रही है? सर ऊपर की तरफ। परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। तो आपका हाँ परपेंडिकुलर। आपका एंगल कितना होगा? 90 cos थीटा 90। cos 90 कितना होगा? 0। 0। और जी नहीं समझ में आया। समझा सर। ब्रायन जी देखिए, इट इज ऑलमोस्ट लाइक मैं आपको चाइना में भेज देता हूँ, तो चाइना तो अब वर्ड से ही प्रॉब्लम डर लगता है। चलिए मैं आपको साउथ कोरिया भेज देता हूँ। साउथ कोरिया अच्छा पीसफुल कंट्री है, क्राउड भी अच्छा। मिस्टर ओरान, तो मिस्टर ओरान अभी आपको वहां लैंड किए 1 दिन हुआ है, 1 डे। तो भिन्न भिन्न तरह के प्राणी घूम रहे हैं, आप समझ रहे हैं जिन प्राणियों की मैं बात कर रहा हूँ। मिस्टर ओरान, would you be able to differentiate between the 3 South Korean girls? नहीं सर, क्यों सर? ये सर ऑलमोस्ट सब सेम ही दिखता है सर वहाँ पे। ठीक है, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जब आप FDX की बात करते हैं, तो यूजुअली हमने 10th क्लास तक जो फॉर्मूले किए थे या 10th क्लास तक जो न्यूमेरिकल किए थे, वो हमने किए थे कि टेबल है, टेबल पे ब्लॉक है, ब्लॉक को धक्का मारा इस साइड, ब्लॉक मूव किया 5 मीटर, फोर्स लगाई मैंने 10 न्यूटन, तो वर्क डन मैंने कितना कर दिया? हुसैन जी बताइए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा? सर 50 जूल्स। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस को अगर आप ऐसे देखें, कि ये है धरती माता, ये आपको अट्रैक्ट कर रही है इस साइड, आपकी फोर्स लग रही है इस साइड, और मैं अगर अब आपसे पूछूं कि सर अगेंस्ट ग्रेविटी आप कितना काम कर रहे हो, तो अगेंस्ट ग्रेविटी कितना काम कर रहे हो आप? 0। और आगे नहीं समझ में आया। समझा सर। यहां पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं आपको आप यहां पर थे और यहां से लेके यहां तक आ गए, तो अगेंस्ट ग्रेविटी आपने कितना काम किया? सर 0। हुसैन जी डाउट? नहीं। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एक ब्रेन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हुसैन जी। लेट अस अज्यूम, अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि हम एक ब्रेन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि कुछ ऐसा थिक मीडियम है आपके आसपास, यहाँ पर देयर इज सम थिक मीडियम। Now in this thick medium you have to move against that medium. तो हुसैन जी क्या आप
फाइनाइट काम करेंगे या जीरो काम करेंगे? 0। अब बाजी सर मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, फिर से देखिए पहले केस में फिर से देखिए। सर एक बार रिपीट करिए, आपका आवाज क्रैक हो रहा था। ठीक है, कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मूव किया, ये आपने मूव किया, हाँ आपने मूव किया, वैक्यूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप मूव कीजिए पॉइंट सी से पॉइंट बी। तो हमने डिसाइड कर लिया, हमारी ये इक्वेशन बता रही है कि सर जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो है जीरो। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं। अब मैं अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि सर there is some viscous fluid in this portion। और मैं अब आपको कह रहा हूं कि फिर से when you move from point C to point D, are you doing any work? नहीं सर। नहीं सर बट देयर इज Correct? सर वो फ्लूइड का जो वो ये विस्कोसिटी ओवरकम ने वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जी मिस्टर चिराग क्या कह रहे हैं? सर जो मूव करेंगे उसमें वर्क होएगा, पर जो फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है उसको मतलब उसको ओवरकम करने के लिए जो वो जीरो होगा, क्योंकि दादा मैं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा तो वो जीरो जीरो रहेगा। यस सर मैं ये कह रहा हूँ, ये साउथ कोरियन गर्ल्स में से एक गर्ल है ग्रेविटी, उसके अगेंस्ट वो आप जीरो वर्क कर रहे हो, बट विस्कोसिटी हाँ ये काम कर रहे हो ना। फाइनाइट कर रहे हैं। फाइनाइट अच्छा हाँ सर समझ। तो तभी कह रहा हूँ आप साउथ कोरिया में लैंड करके और आपको समझ नहीं आ रहा कि अरे ये सारी लेडीज तो सेम ही है। मेरी साउथ कोरियन के साथ शादी हो जाएगी, मॉल में घूमने जाओगे तो पता चला कि किसी को पकड़ रहा हूँ वापस आके। ये मैं आपको यहाँ ये कह रहा हूँ कि देयर आर टू फोर्सेस एट प्ले, वन इज फ्रिक्शन, वन इज ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी। नहीं समझ में आ रहा? इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट अगर आपने करना हो तो इसको चार्ज दे दीजिए, पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक मोटू, ये जैसे 1 कूलम है, ये यहाँ पर 5 कूलम बैठा हुआ है। यार ये ना हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार मैंने आपको समझाना है कि जो कूलम एक्चुअल में बहुत बड़ा चार्ज है। ये मैं आते जाते ऐसे 1 कूलम 2 कूलम ले लेता हूँ, शायद हमारी डिस्कशन भी हुई है। दिस इज जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। ये कूलम बहुत बड़ा, तो कभी दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। दिस इज जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो देयर आर 3 कोरियन गर्ल्स एट प्ले। जैन जी कौन कौन? विस्कोसिटी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। विस्कोसिटी तो रही नहीं ना, अब तो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन, हाँ सॉरी फ्रिक्शन, चार्ज। और अब आपने क्योंकि बात की है विस्कोसिटी की, अब बीच में विस्कोसिटी डाल देते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये जो टेबल है ये पानी के अंदर पड़ा हुआ है और मे बी सम फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है। सर विस्कोसिटी गैसेस में भी होती है ना? सर फ्लूइड नहीं होती है, फ्लूइड का मतलब हुआ लिक्विड एंड गैस। लेट अस अज्यूम ये यहाँ पर किसी मीडियम में, आउटसाइड देयर इज सम मीडियम। तो अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, देयर आर 4 कोरियन गर्ल्स का मतलब ये हुआ कि यार आपको समझ ही नहीं आ रहा कि दादा हो क्या रहा है। फ्रिक्शन भी है, विस्कोसिटी भी है, चार्ज भी है, ग्रेविटी भी है। और मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम करोगे दैट विल बी जीरो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं समझ में आ रहा मिस्टर हुसैन? समझा? नहीं समझ में आ रहा? तो समझ रहे हैं। समझा सर। चार्ज जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, बट इस केस में क्योंकि अब इस केस में तो ऐसा हुआ था ना यार कि ग्रेविटी इस साइड थी और आप कर रहे थे फोर्स इस साइड लगा रहे थे, तो ये एंगल 90 हो गया था। बट चार्ज के केस में तो जो डिस्टेंस जो मूव हो रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये दो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इस केस में जो वर्क है वो जीरो नहीं होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही?
समझ हाँ सर समझा सर। और ये तो एनीवेज आपकी जान खाने के लिए बैठे हैं, और ये तो आपको अगर आप और थोड़ा डिटेल में मेरी बात समझ रहे हैं, ये चार्ज था, ये चार्ज था, ये चार्ज था, इसको धक्का मार के आप यहाँ तक ले गए। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक जब ये चार्ज पहुंच जाएगा, it will add to the potential energy of the system। नहीं समझ में? समझ ये फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के अगेंस्ट किया हुआ काम तो वैसे भी वेस्ट हो जाता है। Brian, हाँ हाँ सर। ये तो एनीवेज आप काम करोगे तो वेस्ट हो जाएगा, इसका ये आपको वापस नहीं मिलने वाला। बट आपके अगेंस्ट, जैसे इस केस में आपने काम किया होगा, धक्का मार के यहाँ तक ले गए होगे, तो ये आप इसको फिर से वही बात कि अगर अपना हाथ पीछे कर दोगे, अपना ये गंदा सा हाथ पीछे कर दोगे, तो ये फिर से पीछे की तरफ भागेगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। overall point that I'm trying to make is recognize the South Korean girls। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज समझिए कि 9th-10th में चल रहा था, अरे वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया। अरे वर्क डन 0 हो गया मतलब किसके अगेंस्ट वर्क डन 0 हो गया? नहीं समझ में? समझा, सिर्फ कंजर्वेटिव। समझा सर। नहीं, उसमें भी देखिए, उसमें भी ये कंफ्यूजन मत कीजिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, उसकी ये कंफ्यूजन मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, ग्रेविटी इस साइड है, फोर्स इस साइड है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। ओके, ग्रेविटी इस साइड है, फोर्स जो आप लगा रहे हो वो इस साइड है। अब इस केस में आपको ये कह रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल वर्क आप करोगे वो आपको वापस मिल जाएगा। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी फिर जाके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अगर आपने ये मूव कर रहे हो आप इस साइड, और फ्रिक्शन है इस साइड, इसको मैं फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, ये वाला जो आप काम करोगे, ये वाला जो आप काम करोगे, ये नहीं आपकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने वाला। नहीं समझ आया? समझा। हाँ समझा। There are 2-3 things that I'm discussing. और overall इस लेक्चर में we introduce this concept of potential। पोटेंशियल हमने ऐसे बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये तो हमने ग्रेविटी के चैप्टर में। इसी तरह सिमिलरली सिमेट्री लेके हम अगर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी अगर मैंने करना हो तो मैं इसको ले सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज। और अगर मैं अब फाइनल एक जंप मार लेता हूँ ताकि आपको, आप जो मैं आपको बोल रहा था कि सडनली आपके 2 चैप्टर समझ आ जाते हैं। ये जो मास था, इसको अगर मैं चार्ज से रिप्लेस कर दूं, हुसैन जी, इफ आई कॉल दिस एज पॉजिटिव चार्ज, वही तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। हाँ उस केस में दे विल बी इलेक्ट्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। समझा समझा। समझा। यार फंडामेंटली आपको एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए कि अगर ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो एक जैसे नजर आते हैं तो देयर विल बी लॉट ऑफ सिमेट्री बिटवीन दीज टू। यस हुसैन जी, हाँ सर। जैसे आज हमने पोटेंशियल किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और फिजिक्स की फ्रेज जो या एक और टर्म जो इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इंट्रोड्यूस करेंगे फील्ड। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के फंडे भी सेम ही हैं। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। ओवरऑल जो फोर्सेस हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर्मूले सेम है, तो दीज आर ऑलमोस्ट कजन्स की तरह ही बिहेव करते हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर।